अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला को प्लीज सारे मुबारकबाद दें क्योंकि देखने से तो मुझे यकीन है कि आज इनको लॉ डिग्री मिली है इनकी। हाँ। मतलब ये काली प्लेन काली टाई का क्या सिचुएशन? भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरी जिस अलमारी में टाइयाँ हैं ना, माशाल्लाह मेरी बहनें आई हुई हैं और उनका जो सूटकेस है वो उस अलमारी के सामने फिट हुआ हुआ है और वो थोड़ा सा दरवाजा खुल रहा है तो मैं यूं करके हाथ डाल के जो भी टाई सामने नजर आती है ना वो खींच लेता हूँ। फिर भी मैच कर लिया आपने, बड़ी बात है। लेकिन ये हर घर की कहानी है, जब बहनें या फैमिली कोई आई हो आपके घर तो फिर यू हैव टू लीव योर रूम एंड योर अलमारी एंड एवरीथिंग। वेल, नॉट योर रूम, लेकिन काफ़ी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, बट इट्स स्टिल फन। So I hope you are enjoying yourself. अच्छा जी, ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा। हम अपने घर के मसले और अपनी ज़िंदगी के मसले तो आपको पता ही है, शेयर करते ही रहते हैं आपसे। एक और मसला भी हुआ है हमारे साथ आजकल, वो ये है कि कल मुझे मस्जिद में ही एक अंकल ने पकड़ लिया। हम जिस पोलराइजेशन की बात कर रहे थे और जो अदम बर्दाश्त, मतलब जिसका हम तस्करा करते थे पहले कि बढ़ रही है, अब वो बढ़ चुकी है। कल एक अंकल ने मस्जिद में ही पकड़ लिया और उन्होंने महज़रा सहम किया एक लम्हे के लिए और मैं ज़हनी तौर पर तैयार भी हुआ कि प्रॉब्ली शायद अब हमें इस किस्म के इनकाउंटर्स का क्या आदी होना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जनाब आप इस पे तनकीद क्यों करते हैं और इस पे क्यों नहीं करते। और मैंने उन्हें कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये मुनासिब जगह और मुनासिब वक्त तो नहीं है। और फिर मैंने कहा कि आप चूंकि कह रहे हैं कि मुनासिब जगह और मुनासिब वक्त नहीं है तो इसलिए आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन एनीथिंग दैट यू हैव आस्क्ड। वेरी सिमिलर थिंग हैपन टू मी एज वेल। मतलब आप कोई इसी सैलून जाते हो और सालों से जाते हो देन यू नो द पीपल, लेकिन अब उसमें भी एक डिवीजन आ गई है कि जी आपने ये कहा तो हमने ये सुना। मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही हैं एंड आई फील, मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि हम तो रोज़ ही ये कहते हैं कि लेट पॉलिटिक्स बी पॉलिटिक्स। बड़ा मुश्किल है वैसे ये करना, लेकिन अपने ताल्लुकात को ख़राब ना करें, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने बुजुर्गों से, छोटों से। और फिर आपकी बात मानी भी जाएगी अगर तहम्मुल से कोई समझाए, कोई बात करे तो फिर इट्स इजियर टू हैव दैट। जिंदगी में आपको जरूरत पड़ेगी तो डिस्कशन करें, आर्ग्यूमेंट ना करें। आपके दोस्त ही आपके साथ खड़े होंगे, ये इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, कोई आपके साथ तो नहीं खड़ा होगा ना। मतलब फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट वेल एंड यू नीड सम हेल्प एंड यू नीड सम असिस्टेंस, ये आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही हैं जो आपके साथ खड़े होंगे। खैर, अच्छा एक चीज़ आपको दिखानी है, छोड़ दें सब कुछ, ये तो हम वैसी बात कर रहे थे। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज आपको पंजाब असेंबली की दिखानी है। वो हमने लोटों का जिक्र किया था कि वो लोटे आए किधर से, तो अब पता चला एक्चुअली वो लोटे किधर से आए। ये ले पूरी, मतलब एक ये ऑर्गेनाइज तरीके से, ये किसी स्टिंग ऑपरेशन, हाँ मतलब प्रॉपर वो पूरे बल्क में खरीदे हुए लोटे जो पैक हुए हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो बिकॉज ये सवाल था कि किस तरह अंदर ले आए ये चीजें, वरना ये अलाउड नहीं होती, चेकिंग होती है, तो ये अंदर ही काम हो रहा है। असेंबली का स्टाफ जो है वो स्पीकर परवेज इलाही साहब के साथ मिला हुआ है और वो तो उनकी रिपोर्ट से भी आया है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट उन्होंने गवर्नर साहब को भेजी है उसमें डिप्टी स्पीकर के बाल नोचने और जिसको वो नेचुरल रिएक्शन कह रहे थे ना कल, गवर्नर साहब, हो जाता होता है, नौजवानों से हो जाता होता है। और शुरू की तूफान बदतमीजी का कोई जिक्र नहीं है और स्पीकर की कुर्सी का घेराव करने का कोई जिक्र नहीं है और लोटे लाने और लोटे मारने का भी कोई जिक्र नहीं है। बस उन्हें वही बताया गया है जो चौधरी परवेज इलाही के आशीर्वाद करदा स्टाफ ने लिख के दे दिया। प्लीज मुझे इसका जिक्र करने दें, क्योंकि ये फयाज चौहान साहब हमारे शो पे बहुत बार आए हैं, बड़ी हम बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर देते होते हैं, लेकिन जरा हरकतें देखें आप कि मतलब ठुड्डे मारे जा रहे हैं। और मैं वो अभी बता रहे हैं मेरी जुबान नहीं, मेरे और आज़ाद भी चुस्त हैं, मतलब वो भी चलते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ये कर दिया है क्लियर। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अब आप खुद जहां आप लोग बैठे हुए हैं, जरा अपने ऊपर ये बात सोचें कि आप किस खानदान को बिलोंग करते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्या आपकी तरबियत है। जितना भी गुस्सा चढ़ जाए किसी बात पे, क्या आप भरी महफिल में खुलेआम जाके ठुड्डे थप्पड़ लाते, मतलब हु रिजॉर्ट्स टू दैट। मुझे तो इस बात पे भी तकलीफ होती है जो ट्रैफिक में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ हो जाती हैं, तो बड़े अच्छे पीसफुल डेज में भी ऐसा हो जाता है। मुझे उस पर भी एतराज है, लेट अलोन कि जहाँ कैमरे आपके ऊपर हैं और आप बेफिक्र हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाते तो पड़ी रही हैं माशाल्लाह। वो सियासतदान, सीनियर सियासतदान जिनको गवर्नर साहब कह रहे हैं बुजुर्ग हैं, आराम से तहम्मुल से बैठे हुए थे, वो लोगों को बुला रहे हैं, गैलरियों से लोग उनके इशारों से फलांग रहे हैं। मतलब झूठ की भी कोई इंतहा होती है। और व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी कॉट, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है जब आपको पता है कि आपका झूठ पकड़ा जाएगा, या तो किसी ने ना देखा हो तो चलो गुजार लिया, बट नो, ये तो सब सामने था। एनीवे, ये चौधरी शुजात जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो गए, उन्हें पता था कि ये क्या उन्हें पता है उनके बात। आपको कहीं से म्यूजिक की आवाज आ रही? जॉन बंद कर दो इसको, कहीं से कुछ म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अच्छा जी, ताज़ा तरीन खबर ये है कि माशाअल्लाह एक हफ्ते से ऊपर
हो गया है ऑलमोस्ट। हमारी नई हुकूमत बने हुए और सबकी नजरें इसी पे थी कि भाई कब वो दिन आएगा जब वफाकी काबीना का अनाउंस हो जाएगा और वफाकी काबीना हलफ उठा लेगी। तो इत्तलात ये हैं कि वफाकी काबीना आज रात 8 बजे हलफ उठाएगी। 36 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। खुर्शीद शाह साहब ने जरा अनऑफिशियली गुफ्तगू करते हुए ये कंफर्म किया है कि नून लीग के 14 हैं, पीपल्स पार्टी के 11 और JUI के 4 वो जरा हलफ उठाएंगे, जबकि दीगर जो बाकी 7 वजारतें हैं वो इत्तेहादियों को दी गई हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि वफाकी काबीना आज रात 8:30 बजे हलफ उठाएगी और 36 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11 और JUI के 4 वुज़रा हल्फ उठाएंगे। अल्लाह करे ये हल्फ उठा लें आज, क्योंकि मुल्क सर्टनली सिर्फ एक वज़ीर आज़म के सहारे तो नहीं चल सकता। ये मतलब वैसे ही हमें लग रहा था कि चैलेंज हो सकता है आपके इत्तेहादियों का, इतनी बड़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने वाले लोगों का साथ मिलकर मुल्क चलाना, हुकूमत बनाना, और हर गुजरता लम्हा इस बात को सही साबित कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी नॉट ओनली अ चैलेंज, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज एंड अ हाफ। और सारों की नजरें होंगी, लिहाजा आपको पता ही है कि नजरें नहीं, उकाबी नजरों से देखेंगे। एब्सोल्युटली ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा फनी लग रही है वो वीडियो जिसमें एक प्लान्ड ऑपरेशन के तहत लोटे कार्टन्स में भर भर के लोटे लाए गए हैं। सीरियसली चले नहीं हंसते, किसी को हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये परेशानी की का नहीं है, रोने का मकाम है। रोने का क्या, परेशानी का मकाम है कि बिकॉज पीपल फॉर्म देयर ओपिनियंस ऑन दीज वेरी थिंग्स। लोग डिवाइडेड हुए हैं इधर, और यही तो सारी बातें होती हैं। अब बीच में प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोटे, ये समझने वाली बात है ना कि ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कुछ हम ख्याल सहाफ़ियों से कुछ देर पहले मुलाकात भी की है, बहुत सी उन्होंने बातें की। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रेफरेंस के हवाले से उन्होंने दोबारा कहा गलती थी, और इस वक्त के वज़ीर कानून ने ब्रीफ किया। एक और बात उन्होंने रीइटरेट की कि एस्टैब्लिशमेंट थी जो मेरे पास 3 ऑप्शंस लेके आई थी। अच्छा, इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑल्दो क्लियर कर चुकी है कि वज़ीर दिफा और हुकूमत की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया था। इमरान खान साहब मुसर हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही मेरे पास आई थी ऑप्शंस लेके। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ आपको पता है कि जल्द इलेक्शन कराने के लिए बज़िद है। पार्टी रहनुमाओं के बयानात और अज़ाइम से लग रहा है कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कराची जलसे में इमरान इस्माइल और शेख रशीद की तड़ियाँ तो ऑब्वियसली आप लोगों ने सुनी होंगी, और अब फवाद चौधरी ने खुली धमकी दी है कि अगर फौरी इलेक्शन ना करवाए गए तो तहरीक इंसाफ इंतहाई कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेगी। वो वर्स्ट कदम क्या हो सकता है, मैं भी जरा जानने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन और साथ ही हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और सदर पाकिस्तान की सेहत के लिए दुआ भी करते हैं। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। अच्छा जी, एक क्या कहूँगी, वीडियो तो नहीं है लेकिन एक पोस्ट वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा एक थ्रेड है एक्चुअली जो वायरल हुई है। कल से हमें भी बड़े लोगों ने भेजा है, तो उसकी हम तस्दीक करना चाह रहे हैं। पोस्ट जो है वो नासरा जावेद इकबाल साहिबा की कही जा रही है कि उनकी तरफ से ये पोस्ट है जिनमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है और जस्टिफाई किया हुआ है कि खान साहब के जो एक्शंस हैं वो किस तरह जस्टिफाई होते हैं, और बड़ी उसमें एक लंबी चौड़ी दलील भी है। लेकिन हमने ये अमरीकी साजिश का बयानिया है उसकी तौजीहात मुबैना तौर पर नासरा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा की एक्सप्लेनेशन एक एट्रीब्यूट करके सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ हजारों लाखों की तादाद में शेयर की जा रही है। उसकी तरदीद भी आ गई, और कुछ लोग जो जानते हैं उनको पर्सनली उन्होंने फिर उनसे बात करके एक व्हाट्सएप मैसेज भी पोस्ट किया कि जिसमें वो कह रही हैं कि बिल्कुल मेरी नहीं है और मेरे पास तो कोई इस तरह सोशल मीडिया का कोई आउटलेट है भी नहीं। हमने सोचा सब कुछ छोड़ दें, हम डायरेक्टली जस्टिस नासरा साहिबा से बात करेंगे और उनसे पता करते हैं कि वो पोस्ट उनकी थी कि नहीं थी। बिकॉज वो आपको पता है आजकल फेक न्यूज़ तो इस तरह वायरल होती है कि उसको उसके बाद रोकना या उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेस्ट है कि डायरेक्ट बात की जाए। बहुत शुक्रिया आपका नासर साहिबा, आपने वक्त दिया, हम ममनून हैं। मैम, सबसे पहले तो वजाहत ही जाएंगे कि सोशल मीडिया पर आपसे मंसूब एक पोस्ट है जिसमें तारीखी हवाले देकर ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, मुबैना तौर पर आप ही बता रही हैं उस पोस्ट में, कि इमरान खान अमरीकी साजिश का निशाना क्यों बने। और क्या वाकई ये आपकी पोस्ट है? अगर आप सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं है तो आपने कहीं और किसी से ये बात शेयर की जिसने आपके बिहाफ पे बात सोशल मीडिया पे पोस्ट की? प्लीज वजाहत दीजिएगा। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे मैं तो हुई नहीं, आई डोंट सब्सक्राइब टू फेसबुक क्योंकि बहुत वक्त लगता है। मैं इसकी तहरीर भी माननी चाहती, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैं कुछ सियासी स्टेटमेंट देने की कायल ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा सियासत से तो बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं, और मुझे नहीं मालूम कि ये कौन लगाते हैं शरपसंद लोग। और इसमें अलामा इकबाल का नाम किस लिए घसीटते हैं कि अलामा इकबाल की बहू ने ये कहा और वो कहा, ये बहुत गैर मुनासिब बात। तो मैं तो बिल्कुल इसकी तरदीद करती हूँ। उनकी राय ठीक है इमरान खान की या गलत है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जस्टिस नासरा जावेद इकबाल। आपसे आपका टाइम और नहीं लेंगे। इनफैक्ट बस यही पूछना था कि क्या आपने वो पोस्ट की है कि नहीं है, और उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि और शर्पसंद भी कहा उन लोगों को जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। अच्छा जी, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा से ही एक ऐसी पोस्ट एट्रीब्यूट नहीं की गई है। हमारे साबिक सीनियर अस्करी अफसरान, हमारे फौजी अफसरान, उनसे एसोसिएटेड बहुत से बयानात, जिनमें से कुछ को आके मीडिया पे क्लैरिफाई भी करना पड़ा। फातिमा भुट्टो के बयानात वो तो खुद ट्विटर पे बता भी देती हैं, सब कुछ मैं नहीं कर रही हूं, मतलब एक तवील फहरिस्त है उन फेक बयानात की जो ये व्हाट्सएप के ज़रिए और ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए एक दूसरे को भेजे जाते हैं और फिर उस पर खुशी महसूस की जाती है और फिर उस पर तालियां बजाई जाती हैं और शायद कुछ लोगों का सीना भी फूल जाता हो कि देखा ये हो रहा है। और इसमें वही बात कि आपको इमोशनल करने के लिए अल्लामा इकबाल का हवाला देना कि देखिए मुफक्किर पाकिस्तान की बहू ये ख्यालात रखती हैं, तो वो तो नहीं रखती। झूठ होता है, आप जितना भी उसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करें। कहने का मकसद ये है कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो भी हो, उसके अगेंस्ट आपको कोई चीज़ नज़र आ रही हो, उसके फॉर कोई चीज़ नज़र आ रही हो, आजकल के ज़माने में तहकीकात करें, आपको खुद भी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। आजकल तो मुझे लग रहा है और मुश्किल हो गया है। हाँ, मुश्किल भी हो गया, लेकिन हर चीज़ को इसी तरह ही ना माने जब तक लिटरली मतलब कोई बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ ना आई हो। अच्छा, ऑथेंटिक सोर्सेज और यही फेक न्यूज़ वगैरह की हम बात कर ही रहे हैं, तो ये सुने, पंजाब असेंबली की हंगामा आराई पर सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट पेश, लेकिन हैरान कुन तौर पर डेप्यूटी स्पीकर पर तशद्दुद का जिक्र ही नहीं, जो कि तो नेचुरल रिएक्शन था, बोल रही हैं। ऑफ कोर्स ये तो परवेज़ इलाही साहब का कहना था, पूरे मुल्क ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे इसको लाइव देखा है, लेकिन इसका जिक्र ही नहीं हुआ। और रिपोर्ट में असेंबली में क्या हुआ, इसका रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर को लोटे मारे गए, थप्पड़ और मुक्के मारे, बाल नोचे, इसका नहीं बताया गया। मतलब ये रिपोर्ट में सोचूं उसमें फूल तो नहीं उन्होंने ऊपर चिपका दिए थे कि जी सब कुछ परफेक्ट ही हुआ है, हाँ, जब ये सारी चीजें हैं ही नहीं। उल्टा डिप्टी स्पीकर पर पुलिस के साथ ऐवान में दाखिल होने का इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया गया और हंगामा आराई की वजह पुलिस एहलकारों के खवातीन अरकान को थप्पड़ मारने और बदसलूकी को करार दिया गया। ये चीज़ें हम सामने क्या देख रहे हैं, मतलब ये रिपोर्ट कुछ समझ नहीं आ रही कि ये रिपोर्ट जिसने बनाई है तो क्या वो किसी और मुल्क गए हुए थे कि उनको एक्सेस नहीं था। यहाँ तो यही बताया गया, लेकिन उन बेबस पुलिस एहलकारों को देखें जिनको ये गिरबान से पकड़कर खवातीन खींच रही हैं, जिनको फयाजुल हसन चौहान ठुड्डे मार रहे हैं। मतलब ये आज कैमरे के जमाने में जहां बराह रास्त पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा और अब भी देख रहे हैं। एंड आई हैव कम टू अनदर कंक्लूजन। ये नहीं ये कहना कि जी इनको फर्क नहीं पड़ता कि कैमरे ऑन है, इनको पता है कि कैमरे ऑन है, दे आर डूइंग इट डिलिबरेटली। वो दिखाना चाहते हैं कि जी हम इनविंसिबल है और हम कुछ भी कर सकते हैं, वरना कौन ये हरकतें करेगा, खवातीन कैसे ये कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि किसी भी सियासी जमात को मेरा ख्याल है उसके सपोर्टर से ही मिलता है, क्योंकि ये जो भी कर लें इनका सपोर्टर इस बात को भी, इनके ठुड्डे मारने को और पुलिस वालों के बाल नोचने को भी डिफेंड करेगा। तो वहीं से मुझे लगता है ये तासुर है कि ये सपोर्ट वहाँ से अखज़ करते हैं और फिर अपने आप को इनविंसिबल समझते हुए ये काम करते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक और डेवलपमेंट ये हुई है, मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान भी हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बहैसियत तो हमने यही बचपन से सुना था कि जो सदर पाकिस्तान का ऑफिस है, जब वज़ीर आज़म कोई अहकाम देते हैं तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के तौर पर फराइज सर अंजाम देता है। लेकिन सदर पाकिस्तान ने लेटेस्ट ये किया है कि ऑल्दो वज़ीर आज़म ने उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने गवर्नर पंजाब को ये कह दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां और अपना काम जारी रखें। तो क्या ये आईनी हुदूद से तजावुज़ तसव्वुर होगा या नहीं? सदर को इख्तियार हासिल है कि वो वज़ीर आज़म की तरफ से भेजे गए ऑर्डर्स या असम्बली मुस्तरद कर दें और उन्हें कह दें कि जो मैं खुद समझता हूँ ठीक वो करूँगा। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। इसकी जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है उसकी मिसाल में, क्योंकि आप दोनों बड़े ऑनरेबल लोग हैं, शख्सियात हैं, तो मैं आप लोगों को ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बना के समझाने की कोशिश करूंगा ताकि व्यूअर को भी समझ आ जाए। अब ये आप डिसाइड कर लीजिएगा अमंगस्ट योरसेल्व्स कि आप में से प्रेसिडेंट कौन बनना चाहता है और प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहता है, फॉर द सेक ऑफ असम्पशन। हुमा की तबीयत नासाज है तो हुमा प्रेसिडेंट बनेंगी आज। अब इसको मैं जरा सादा अल्फाज में बयान कर देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो वकला शख्सियात हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, और वो लोग जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं, वो बड़े, ये नहीं मैं कहता कि उन्हें मालूम नहीं है, पता उन्हें सब कुछ है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी इंटरप्रिटेशंस देते हैं जिनसे ये तासुर जाए कि नहीं जी ये जो हो रहा है ये सब कानून और आइन के मुताबिक है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिए, गवर्नर
किसी भी सूबे का हो, वो वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर। दैट इज द स्पिरिट। वफाक क्या है? वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नंबर 2, ज़हन में रखिए कि जो आर्टिकल 101 है आइन का, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। आर्टिकल 101 जो है उसको मुतअद्दिद दफा उसमें तरमीम की गई है। इस वक्त जो उसकी मौजूदा शक्ल है वो ये कहती है कि जो उसकी अपॉइंटमेंट है गवर्नर की, वो प्रेसिडेंट करेगा और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करेगा। और आर्टिकल 48 के अंदर ये भी लिख दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बिल्कुल वो उसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। ही इज बाउंड टू टेक दैट एडवाइस एंड ही इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट एडवाइस। सो एक चीज ज़हन में रखिए, इस वक्त की सूरत हाल के अंदर ये जो कहा जा रहा है कि नहीं जी अपॉइंटमेंट का तो जिक्र है लेकिन रिमूवर का तो लिखा है कि गवर्नर उस वक्त तक ओहदे पे रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर हो। देखिए, कोई अकल को हाथ मारिए कि जब उसकी एक अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की मर्जी और मंशा और एडवाइस पर हो रही है, जिसके ऊपर सदर का कोई इख्तियार नहीं है, ही इज जस्ट अ पोस्ट ऑफिस एज अब्दुल्ला हैड पुट इट, उस तरह उसकी रिमूवल के अंदर प्रेसिडेंट का इख्तियार कहां से आ गया कि जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा? नो, यहाँ प्लेजर का मतलब है और वो प्लेजर प्राइम मिनिस्टर का है, यानी जब तक प्राइम मिनिस्टर का प्लेजर होगा वो ऑफिस में रहेगा गवर्नर, और जब प्राइम मिनिस्टर समझेगा कि मैं उसे रिप्लेस करना चाहता हूं तो वो एक एडवाइस भेज देगा, समरी भेज देगा प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन इट। तो ये जानबूझकर इस तरह की तावील पेश की जा रही है। जैसे मैं आप दोनों को मिसाल दे देता हूं कि हुमा प्रेसिडेंट हैं और अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हुमा कहती हैं कि आज अगर अब्दुल्ला कहते हैं हुमा को कि आज इफ्तार के अंदर जो कि आप जियो के दफ्तर में शायद करेंगे कि समोसे नहीं आएंगे, तो अगर हुमा बीइंग द प्रेसिडेंट शी डज नॉट हैव द अथॉरिटी कि नहीं मैं तो समोसे मंगवाऊंगी क्योंकि मुझे अब्दुल्ला ने बेशक कहा है ही इज द प्राइम मिनिस्टर बट आई विल डू इट एज आई प्लीज, ये मेरी डिस्क्रेशन है। नो, अब हुमा के पास ये बीइंग द प्रेसिडेंट शी डज नॉट हैव दैट राइट, और उनके पास वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती वो इसके अंदर इख्तियार, उनको मानना पड़ेगी अब्दुल्ला की एडवाइस और उन्हें इफ्तार बगैर समोसों के करना पड़ेगा। आई थिंक इससे नहीं होगी। समोसों के अलावा ही कुछ कह देते तो हमें मिल जाता। तो अब आप इसको मुनीब देखते किस तरह है कि ये इस तरह हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर की हलफ बर्दारी थी तब भी प्रेसिडेंट वाज नॉट अवेलेबल, अभी भी लगता है कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। अब हाउ डू यू सी दिस अनफोल्डिंग, बिकॉज ये नज़र आ रहा है कि जिन कुर्सियों पे जिन ओहदों पे ये सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी हम गवर्नर पंजाब की भी बात करेंगे वैसे, तो दे आर नॉट ऑनरिंग जो उस ओहदे से जो आपको करना चाहिए, दे आर नॉट ऑनरिंग दैट, वो अपनी स्पेसिफिक पार्टी लाइन को ज़्यादा टो कर रहे हैं, तो दैट निगेट्स द होल आइडिया। फिर वो आप आके उस कुर्सी पे उस ओहदे पे बैठे क्यों हैं? आप इसको किस तरह देखते हैं, रिजॉल्व कैसे होगा? देखिए, पहले तो बात यह है हुमा और अब्दुल्ला के डिस्ग्रेसफुल होने की या डिस्ग्रेस शो करने की कोई लिमिट तो है नहीं। यू कैन स्टूप लो टू एनी एक्सटेंट, वो आपके अपने ऊपर है। आपने अगर डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट करना है तो फिर तो आप जहां मर्जी चले जाएं और जो मर्जी कर लें, और मैं ना मानू वाली बात करते रहें, तो वो तो फिर आपका किसी भी इंसान के ऊपर अपना कॉन्डक्ट है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए कानूनी आईनी तौर पर, तो जिस तरह प्रेसिडेंट अगर इंडिस्पेंसिबल है तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी तरह अगर गवर्नर हैं, अगर उनको कोई मसला लाहक है तो उसकी जगह जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो कायम मकाम गवर्नर बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो स्पीकर पंजाब पार्टी है ना, वो भी पार्टी हैं, वो भी कंटेंडर हैं, और वो उनको कहा गया है कि जी मुझे भी बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और वो तो इस पूरे प्रोसेस को ही बिल्कुल गैर आईनी और कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फिर होगा यही कि शायद ये मामला भी, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब तो किसी और को अपॉइंट करेंगे नहीं, किसी और को ये जिम्मेदारी तफवीज नहीं करेंगे। आम सूरत हाल में हो सकता है कि अगर स्पीकर भी ना करना चाहे तो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक बहुत ऑनरेबल शख्सियत होती हैं, वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन क्योंकि एक डेडलॉक क्रिएट करना है और उसका वैक्यूम भी है, उसकी जगह भी बनी हुई है, लिहाजा मुझे लगता है कि जो ओथ वाला मामला भी है ये भी इवेंचुअली अदालत में ही ले जाना पड़ेगा, और शायद कोई इसका एमिकेबल। क्या आपको लगता है कि चेंज हुआ है या फिर सही चल रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा ये तासुर जरूर आया था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए थोड़ा ये डिमीनिंग हो कि वो अपनी पार्टी के चेयरपर्सन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, और वो किसी और जमात के वज़ीर आज़म के ताबे वज़ीर ख़ारजा होंगे। लेकिन क्योंकि ये जो इस वक्त का हुकूमत का अरेंजमेंट है
ये ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिसमें कोई एक बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ये अमेलगमेशन है बहुत सारी पार्टीज की, उनकी जॉइंट एफर्ट से एक हुकूमत तश्कील पा रही है। और एक फैक्टर जो कि शायद तारीखी तौर पर ज़हन में रखा गया है वो ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी फॉरेन मिनिस्टर थे, तो आज उनके नवासे अगर फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज क्वाइट एलोक्वेंट और वो अच्छा बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड हैं, अच्छा बोल लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, जो पाकिस्तान का केस है उसे सॉलिसिट भी कर पाएंगे। और अगर उनको इफ ही इज फ्लैंक्ड बाय समवन लाइक हिना रबानी खर साहिबा, तो आई थिंक दे विल मेक अ वेरी गुड टीम और शायद अच्छा डिस्प्ले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, ब्रेक के बाद मिलिए। बड़ी खबर यह है कि जनाब वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी मुलतवी हो रही है। ज़राए ऐवान सदर ये कन्फर्म कर रहे हैं हलफ बर्दारी कल या परसों हो सकती है। अब क्या आपस में वफाकी काबीना के मामलात ही तय नहीं पा रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ, या फिर ऐवान सदर यानी सदर पाकिस्तान की तरफ से माजरत की गई है? ये दोनों सूरतें हैं। हम पूछ लेते हैं वकार सत्ती हमारे कॉरेस्पोंडेंट। जी वकार, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, इतलात यह है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना से ओथ लेने से इनकार कर दिया है और ज़राए अवान सदर का यह कहना है कि अब जो वफाकी काबीना की तकरीब में हल्फ बर्दारी होगी, यानी कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो सादिक संजरानी है वो ओथ लेंगे और इसके साथ ही जो टाइम था आज शाम 8:30 बजे का, उसके बारे में भी अवान सदर से बताया जा रहा है कि वो भी मुलतवी कर दिया गया है। अब ये कल दिन को या कल रात तक जो है ये इसकी तकरीब हल्फ बर्दारी हो सकती है। इसमें एक जो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से 3 जो जमातें हैं उनकी इत्तेहादी, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप जो है, इनको 7 वजारतें तकसीम की हैं हुक्मरान इत्तेहाद ने, लेकिन अभी तक इन लोगों के भी नाम सामने नहीं आए हैं। बाकी जो मेन इत्तेहाद की बड़ी तीनों जमातें हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून को 14 वजारतें मिल रही हैं, 11 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं, 4 वजारतें जो हैं वो JUI पाकिस्तान को जो है वो मिल रही हैं। इनके जो मामलात हैं वो सारे तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। अलबत्ता 7 वजारतें जो दीगर छोटी इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी अभी तकसीम करनी है और ये तवक्को की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि आज रात को 8:30 बजे अवान सदर में ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, लेकिन अब अवान सदर के जराये का ये कहना है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया है एक मरतबा फिर वफाकी काबीना से हल्फ लेने से और अब कायम काम वो प्रेसिडेंट सादिक संजरानी जो है वो ओथ लेंगे और ओथ का जो टाइम है या कल दोपहर को या कल रात तक ये मुमकिन हो सके। मेंगल साहब वाला मामला सेटल हो जाएगा होपफुली? जी, अख्तर मेंगल का आज वो उन्होंने मीडिया से भी बात की, वो पार्लियामेंट हाउस में बलोचिस्तान के 2-3 दिनों से जो इश्यूज वो चल रहे हैं उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाना चाह रहे हैं वो, और इस सिलसिले में उन्होंने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और उनसे ये यकीन दहानी भी ली उन्होंने। और बकौल अख्तर मेंगल उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म ने मुझे यकीन दहानी वो कराई है कि आज ही हम ये जो है कोशिश करेंगे कि जुडिशियल कमीशन बन जाए और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से वो भी दूर किए जाएंगे। उसके बाद वो BNP बेंगल जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका वकार। अच्छा जी, ये सारी अपडेट तो आपको मिल गई। अब चलते हैं मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बात कर रहे हैं। टेकन अ बिट लॉन्ग, अता साहब और सदा साहब आप आइए प्लीज। टू लॉन्ग, कोई इशारा कर देना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मुख्तसरन 2 मिनट लूँगा आपसे। इस वक्त 3.5 पौने 4 साल बुज़दार ने पंजाब की ऐसी की तैसी फेर चुका हुआ है। उसके बाद इमरान खान और गुजरात का ये परवेज़ इलाही उर्फ जी पेजा, इसने अपनी सिर्फ हार तस्लीम ना करने की इस अना के अंदर हमारी पंजाब असेंबली की बेहुरमती की है। मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि हमने उनकी ख़वातीन मेंबर्स के हाथों से अपने तरफ इतने गंदे किस्म के इशारे करते हुए देखा है और डिप्टी स्पीकर को ऐसी इशाराबाजी और मारपीट करते हुए देखा है कि मुझे MPA होने के ऊपर उस दिन शर्म महसूस हो रहा था कि मैं उस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बैठा हुआ हूँ। और किस लिए कि एक वजारत आला हाथ से जा रही है। 3.5 साल बुज़दार ने बेख निकाली है इस पूरे सूबे की और पिछले 2-2.5 हफ्ते से ये सूबा बगैर हुकूमत के है। क्या कसूर किया है? हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस सूबे को उसके असली हाकिम
से दूर रखने का हक परवेज इलाही और उमर चीमे का नहीं है। उमर चीमे का ये इख्तियार नहीं है। उमर चीमा आइन शिकन है, इमरान खान आइन शिकन है। हमारे मुल्क के हल्फ लेने के बावजूद उस हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट से और अदालत से ये अपील करने जा रहे हैं कल कि इस पंजाब की 12 करोड़ आवाम को हुक्मरानों की हुक्मरानी से दूर रखने का इस पीटीआई और पीएमएलक्यू को कोई हक नहीं है। ये फौरी तौर के ऊपर आवाम के नुमाइंदों के किए हुए फैसले के मुताबिक इस हक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सक्सेसफुल कैंडिडेट हमजा शहबाज शरीफ के हवाले किया जाए ताकि हुकूमत साजी हो, ताकि लोगों की मुसीबतों को के अंदर कमी हम लेके आए। आज जमींदार अपना गल्ला और गंदम बेच के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास, चौधरी तनवीर इलियास साहब की तकरीब हलफ बर्दारी भी जारी है। सो वो भी हम अपडेट आपको करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे फिर कुछ देर में। वेलकम बैक। अच्छा जी, इफ्तारी टाइम इज़ गेटिंग क्लोजर, तो लिहाजा हम कुछ आइडियाज़ आपको देंगे कि आज आप क्या खा सकते हैं। और इस पहला आइडिया आ रहा है पेशावर से, और पेशावर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवान यूसुफजई हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइए क्या दिखा रहे हैं आज? जी, माह रमज़ान में हर रोज़ेदार की यही ख्वाहिश होती है कि अफ्तार के वक्त उसके मज़ेदार पकवान जो हैं वो उनसे अपना अफ्तार करे। इसी तरह से पेशावर के शहरी जो हैं वो माह रमज़ान में अफ्तार के लिए जो है वो पेशावर की सौगात चपली कबाब की दुकानों का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की बाड़ा रोड पर, जहाँ पर चपली कबाब की 1 नहीं 2 नहीं जबकि 7 से 8 दुकानें हैं। यहाँ पर जब चपली कबाब बनना शुरू होते हैं तो उनकी खुशबू जो है वो इस पूरी रोड पर जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको अपनी तरफ माइल करती है। और हमने देखा है कि यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो चपली कबाब की दुकानों का रुख करती है और अफ्तार के लिए चपली कबाब लेकर जाते हैं। पर शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर जिनका ये भी जिनसे हमारी बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि हम तकरीबन यहाँ पर हर दूसरे से तीसरे दिन आते हैं और चपली कबाब यहाँ से लेकर जाते हैं। और क्यों ना लेकर जाएं, जब पेशावर की सौगात चपली कबाब उनके घर से 2 कदम की दूरी पर मिल रही हो, तो क्यों ना शहरी जो है वो अफ्तार के अंदर चपली कबाब के मजे लें। ये जो चपली कबाब डीप फ्राई क्यों हो रहे थे? चपली कबाब डीप फ्राई होता है, वो जो आप कह रही हैं वो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, वो वैसे ही होते हैं, वो बगैर तेल के भी पक जाते हैं। बस चपली कबाब इज अ चपली कबाब इज आल्सो नो, चपली कबाब भी कच्चे कीमे के कबाब, कच्चे कीमे के ही होते हैं, लेकिन वो जो आप कह रही हैं वो अपने पानी में ही पक जाते हैं, वो उसके लिए फ्राई होना जरूरी नहीं है। चपली कबाब में टमाटर वगैरह भी होता है, काफी कुछ होता है, ठीक है, तो उसमें तो नहीं होता। अभी हम चलेंगे चोलिस्तान, जहाँ से हमें बता रहे हैं मलिक असलम, और कुछ मुख्तलिफ अंदाज की रोटी है। ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू अस कि क्या है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान के इलाके में। यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करने के लिए कुकीज़ जो है वो तैयार की गई है। कुकीज़ जो किस तरीके से बनाई जाती है हम आपको बताते हैं कि इसको पहले जो नीचे है उस रेत को आग जलाकर बिल्कुल गर्म किया जाता है और उसके बाद आटा गूंथकर उस रोटी जिसे कुकी कहा जाता है उसको उस रेत में डाल देते हैं, उस गर्म रेत में, जिसकी वजह से जो है वो तैयार होकर बाहर आती है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ के यहाँ एक शख्स ने इस कुकीज़ को जो है वो तैयार किया है, जो बनाकर इसको इसमें रेत में डाल दिया और उसके ऊपर आग जलाई जा रही है जाके इसको तैयार करके खाया जा सके। और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एहतमाम किया गया है रोज़े की इफ्तारी का, जो कुकी के साथ यहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। किसी चीज में डाल के फिर रेत में रख देते हैं और ऊपर उसको कवर कर देते हैं। सो वेरी नाइस, दिस इज समथिंग आई हैड नॉट सीन बिफोर। बड़े अच्छे वैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट वैसे मुझे देखने का बहुत ज्यादा इश्तियाक हो रहा है। कुकी को फिनिश्ड प्रोडक्ट के कुकी जो है फिनिश्ड रोटी बेसिकली, फिनिश्ड रोटी और फिर रोटी को कुकी भी कहा जा रहा है। चले मिलते हैं। कुगी कह रहे हो, कुकी I don't know. Okay, we're going to inquire more about this, and we're going to see you tomorrow. Or again, वही बात, do not let your political affiliations affect your personal relationships. Please. दोबारा कहेंगे, हर रोज कहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि आजकल हम बहुत ऐसे किस्से सुन रहे हैं। प्लीज ये ना होने दें। We'll see you tomorrow. Bye.